यहाँ तक कि एक बार ऐसा भी झगड़ा हुआ था जब उसने मुझे व्हाट्सएप पे ऐसा मैसेज करके बोला कि प्लीज़ यहाँ मेरे घर पे आ जा, मुझे बाहर लेके जा, अगर आज रात को मैं इसके साथ घर पे रही तो ये मुझे मार डालेगा। वो 2018 के बाद से ही उसके मान लीजिए कि व्यक्तित्व में परिवर्तन आने दिखने लगा था हम लोगों को। उनके फादर जो हिसाब से यहाँ से गए और उससे 2 महीने पहले से वो प्लानिंग किए जाने की, इसे में थोड़ा डाउट आता है कि इनको पहले से पता था इनके फादर को। ऐसे आता था जैसे कोई जलने की, जैसे आदमी जलता है ना थोड़ा सा, ऐसे आती थी बदबू। नमस्कार, देश के पसंदीदा डिबेट शो राष्ट्रवाद में आपका स्वागत। मैं हूं सुशांत सिन्हा। राष्ट्रवाद यानी देश से बढ़कर कुछ नहीं। आज पूरे देश में श्रद्धा मर्डर केस की चर्चा चल रही है, जिसके बॉयफ्रेंड आफ्ताब पर आरोप है कि उसने 6 महीने पहले उसे मारकर 35 टुकड़े किए और उन टुकड़ों को वो फ्रिज में रखकर 2 महीने तक अलग अलग जगहों पर ले जाकर फेंकता रहा। इस दौरान वो पूरी तरह से सामान्य जिंदगी जी रहा था, जैसे कि कुछ हुआ ही ना हो। आफ्ताब को लेकर पुलिस के पास अभी ठोस सबूत नहीं। ऐसे में क्या आफ्ताब बच जाएगा या फिर उसे कड़ी सजा मिल पाएगी? आज इसी मुद्दे के अलग अलग पहलुओं पर चर्चा करूं। साथ ही इस बात की भी चर्चा करूं कि आफ्ताब, जिसके सोशल मीडिया पोस्ट ये कहते हैं कि बहुत सामान्य सा लड़का नजर आता है, अगर आप सोशल मीडिया पोस्ट देखते। श्रद्धा के दोस्त कह रहे हैं मिले तो लगा सामान्य लड़का, लेकिन क्या वो वाकई सामान्य था? और अगर सामान्य था तो ऐसी हरकत कि अपनी गर्लफ्रेंड के टुकड़े टुकड़े कर देना, फ्रिज में लाश रखना, क्या यह सामान्य हरकत हो सकती है? उसके दिमाग में क्या चल रहा था, आज इस पर भी बात करूंगा। लेकिन पहले आपको बताता हूं कि आज इस केस में अभी तक का अपडेट क्या है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब का नार्को टेस्ट कराने की इजाजत मांगी। कोर्ट ने नार्को टेस्ट कराने की इजाजत दे भी दी है। दिल्ली पुलिस आफ्ताब को लेकर महरौली के जंगल में क्राइम सीन को रिक्रिएट कर रही है, जंगल को खंगाल रही है और श्रद्धा के शरीर के टुकड़ों को इकट्ठा कर रही है। खबरों के मुताबिक अभी तक पुलिस को जो टुकड़े बरामद हुए हैं वो शरीर के पिछले हिस्से के। आफ्ताब के फ्लैट में किचन से खून के धब्बे मिले हैं, जिसे मिटाने की आफ्ताब ने पूरी कोशिश की थी। पुलिस ने खून के धब्बों के सैंपल को जांच के लिए भेज दिया है। पुलिस श्रद्धा के पिता का डीएनए सैंपल भी ले रही है। पुलिस की लगातार आफ्ताब से सच उगलवाने की कोशिश जारी है। पूछताछ करने वाली टीम में मनोरोग विशेषज्ञ को भी शामिल किया गया। आफ्ताब बार बार बयान बदल रहा है, यह भी कहा जा रहा है। पुलिस दरअसल आफ्ताब की मानसिक स्थिति को समझने की कोशिश कर रही है। दिल्ली पुलिस ने आफ्ताब के फ्लैट पर क्राइम सीन रिक्रिएट किया। जानकारी के मुताबिक आफ्ताब और श्रद्धा के बीच जमकर झगड़ा हुआ था। पहले आफ्ताब ने श्रद्धा की खूब पिटाई की और उसके बेसुध होने के बाद आफ्ताब ने सीने पर बैठकर उसका गला दबा दिया। क्राइम सीन रिक्रिएट करने के लिए दिल्ली पुलिस फ्लैट में एक पुतला लेकर पहुंची। पुलिस आसपास के इलाके के 6 महीने के सीसीटीवी फुटेज भी खंगाल रही। पुलिस लगातार कोशिश तो कर रही, लेकिन अब तक पुलिस के पास कोई ठोस सबूत नहीं है जो यह साबित करे कि आफ्ताब ने ही मर्डर किया। श्रद्धा के मर्डर में इस्तेमाल हथियार भी बरामद नहीं हुआ, ना ही पुलिस अब तक श्रद्धा के फोन को बरामद कर पाई। ऐसे में सवाल यह भी है कि इतने क्रूर तरीके से हत्या करने वाला आफ्ताब क्या सबूतों के अभाव में बच पाएगा? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, इसके लिए आपको कुछ पुराने केस के बारे में भी बता देता हूं, जिसमें दोषी बच निकले। 2012 दिल्ली के छावला में किरण नेगी की गैंगरेप के बाद हत्या कर दी गई। चंद दिन पहले 7 नवंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को बरी कर दिया। कोर्ट ने पुख्ता सबूतों की कमी के चलते उसे बरी किया, जबकि 2014 में ट्रायल कोर्ट ने दोषियों को मौत की सजा दी थी। दिल्ली हाईकोर्ट ने मौत की सजा को बरकरार रखा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सब छूट गए क्योंकि सुप्रीम कोर्ट को यह लगा कि पर्याप्त सबूत नहीं। ऐसा ही एक केस अप्रैल 2013 का था, जब मध्य प्रदेश में 4 साल की बच्ची का यौन शोषण के बाद उसकी हत्या कर दी गई। अप्रैल 2022 में सुप्रीम कोर्ट ने दोषी की सजा को 20 साल कर दिया, जबकि ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि हर पापी का भविष्य।
फरवरी 2019 में 7.5 साल की बच्ची के साथ भी ऐसी हैवानियत हुई थी। यहां भी ट्रायल कोर्ट ने मौत की सजा सुनाई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों की सजा को कम किया। आफताब के फोन की सर्च हिस्ट्री से खुलासा हुआ है कि उसने साल 2010 के देहरादून के चर्चित अनुपमा गुलाटी हत्या के बारे में भी सर्च किया। अनुपमा हत्याकांड भी बिल्कुल श्रद्धा हत्याकांड की तरह था। उसमें भी अनुपमा के पति राजेश गुलाटी ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी थी। हत्या के बाद उसने भी एक इंग्लिश फिल्म देखकर अपनी पत्नी की लाश को टिकाने लगाया था। हत्या के बाद वो एक डीप फ्रीजर खरीद कर लाया था और 3 महीने तक अपनी पत्नी की लाश को उसी में रखा था। राजेश गुलाटी भी रोज जब बच्चों को स्कूल छोड़ने जाता तो लाश के टुकड़ों को मसूरी देहरादून रोड के साइड में जंगलों में फेंक देता था। श्रद्धा मर्डर केस को लेकर सियासत भी तेज हो रही। जो लोग मर्डर या रेप की वारदात पर शोर शराबा करते थे, छाती पीटते थे, वो लोग श्रद्धा की मौत और शरीर के 35 टुकड़े करने वाले इस दर्दनाक कांड पर चुप। अवार्ड वापसी गैंग से लेकर तमाम राजनीतिक दलों ने चुप्पी साधी हुई। बीजेपी इस पर सवाल उठा रही। आज इस मुद्दे पर बहस करूं उससे पहले एक बार क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं वो एक बार सुन लेते हैं। पीड़ादायी घटना है, तो विचलित कर देने वाला प्रसंग है। इतने विचलित होने प्रसंग पर भी आपने कहीं आफताब की निंदा करते हुए, उस कृत्य की निंदा करते हुए राहुल गांधी जी का बयान पढ़ा, ट्वीट पढ़ा, प्रियंका जी का बयान पढ़ा, केजरीवाल जी का बयान पढ़ा, सोनिया जी का पढ़ा, खड़गे जी का पढ़ा। आप अंदाज कर लीजिए कि ये अवार्ड वापसी गैंग इस पर कुछ बोली क्या? नहीं। जो असहिष्णु गैंग थी एक पहले, वो कहीं बोली क्या? ऐसे विषयों पर ये बोलते ही नहीं मिलेंगे और बड़े क्रूरता के साथ में उसकी हत्या की है। ऐसे हत्यारों को तो जल्द से जल्द फांसी होना चाहिए। एक तरह से मिशन चल गया है मुस्लिम का, जिहाद, लोगों को ठगना, हिंदू लड़कियों को बहला फुसला करके अपने साथ जोड़ना और जोड़ करके और फिर उसे इस ढंग से या तो छोड़ देना या मौत के घाट उतार देना। ऐसे में आज के सवाल राष्ट्रवाद में श्रद्धा के 35 टुकड़े करने के आरोप में गिरफ्तार आफताब क्या बच निकलेगा? पुलिस की जांच में कितने छेद हैं? नार्को टेस्ट से श्रद्धा मर्डर का पूरा सच सामने आ पाएगा क्या? और क्या जो सामान्य सा दिखने वाला आफताब है वो सामान्य दिमागी तौर पर था या नहीं? इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ डॉक्टर जयंती दत्ता जुड़ रही हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं। मैम, बहुत स्वागत आपका। संजीव देसवाल, डिटेक्टिव, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। संजीव जी, आपका स्वागत। एलन राव, पूर्व डीसीपी दिल्ली पुलिस, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। राव सर, आपका बहुत स्वागत। डॉक्टर कपिल कक्कड़, साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कपिल भाई, आपका स्वागत। बरखा त्रेहन, अध्यक्ष हैं पुरुष आयोग की, हमारे साथ जुड़ रही हैं। बरखा जी, आपका स्वागत। लेकिन आप सबसे चर्चा शुरू करूं इस केस के अलग अलग पहलुओं पर, उससे पहले एक बार चल रहे हैं हमारे सहयोगी अभिषेक राज के पास, जो इस वक्त उस फ्लैट के बाहर मौजूद हैं जहां श्रद्धा और आफताब रहा करते थे, जहां आज पुलिस ने क्राइम सीन को रिक्रिएट करने की कोशिश की है। अभिषेक, पहले अपडेट दीजिए, दिखाइए वहां क्या हुआ है, इस वक्त क्या चल रहा है, आज क्या क्या हुआ? देखिए, निश्चित तौर पे जब से ये हत्याकांड सामने आया है उसके बाद से पुलिस के लिए काफी ज्यादा चुनौतियां थी। और अब देखिए, इसी फर्स्ट फ्लोर पे, पहले तल्ले पे देखिए जो पुलिस है अब वो निकल रही है अंदर से, और अब धीरे धीरे करके जो है आपको पुलिस के सिपाही दिखेंगे। यही वही पहला फर्स्ट फ्लोर है जहां पे जो है श्रद्धा और आफताब रहते थे, और यहाँ अभी दिल्ली पुलिस की टीम पहुंची है। एसीपी खुद मौके पे मौजूद है, इसके साथ साथ एफएसएल की टीम आई है, स्पेशल जो ब्रांच है इनकी टीम आई है, और ये सारे लोग यहाँ पे पहुंच के बात की तहकीकात कर रहे हैं कि आखिर अंदर क्या क्या चल रहा था, उस दिन क्या क्या हुआ था, और क्या कुछ एविडेंस अभी भी अंदर बचा हुआ है। मैं तस्वीरों के जरिए आपको दिखाना चाहूंगा। जो टीम है वो अब धीरे धीरे करके पहले तल्ले से नीचे आ रही है, और ये टीम अब जाएगी और वापस आफताब से जो जो चीजें बरामद हुई हैं वो क्रॉस चेक करेगी। ये पूरी टीम जो है देखिए एसीपी के नेतृत्व में यहां से अभी निकलेगी, और वो सारी चीजें जो बरामद की गई हैं उन सारी चीजों के बारे में आफताब से क्रॉस चेक करके पूछताछ करेगी।
तो दिल्ली पुलिस की जो टीम है वो यहाँ पे पहुंची थी एफएसएल के नेतृत्व में, और यहाँ पे अब यहाँ से निकलने वाली है और जो जो चीजें बरामद की गई हैं उनको भी वो अब जो है साझा करेगी। देखिए खुद जो है इंस्पेक्टर खुद निकल रहे हैं, पीसी यादव साहब निकल रहे हैं, एसपी साहब, विनोद क्या क्या सबूत मिला सर? ये रिक्रिएशन था, क्या था सर? ये सर कुछ मिला सर इसमें? सर कुछ मिला है क्या इसमें? सर कुछ भी सर मिला है क्या इसमें? सर कुछ मिला क्या? सर रिक्रिएट भी किया है क्या आज आपने? कल रात को रिक्रिएट किया। सर आफ्ताब ने कुछ बताया भी है क्या इसमें? जांच किस तरफ जा रही है? क्योंकि सर जांच किस तरफ जा रही है? 5 दिन की आपको रिमांड मिली है, सर आगे का क्या रहने वाला है सर? सर कुछ सर क्या आफ्ताब आपको की मदद कर रहा है, सहयोग सर कर कुछ रहा भी मिला सर आप लोगों को? सर यहाँ क्या सर आफ्ताब जांच में आप लोग, सर आफ्ताब ने कुछ क्या केस के बारे में बताया? आप लोग बार-बार आफ्ताब के घर पर आ रहे हैं, लोगों का इंटरेस्ट। सर लगातार रिक्रिएशन की बात कही जा रही थी, क्या क्या मिला सर? जानना क्या चाहते हैं सर कोई एविडेंस मिला क्या इस केस में? आपकी सर जांच किस तरफ जा रही है? सर किस तरफ जा रही है? चलिए अभिषेक अभी जानकारी जुटाने की कोशिश कर रहे हैं, पुलिस अभी कुछ बोल नहीं रही क्योंकि जांच आगे बढ़ रही है। अगर वहां से कुछ बयान आता है थोड़ा सा बता दीजिए सर कुछ तो वो आपको जरूर बताएंगे। सर कुछ मिला है क्या? सर कुछ भी मिला है सर? सर सर कुछ मिला सर? बोलिए सर। देखिए जो एसीपी हैं वो यहाँ से निकल रहे हैं और इसके साथ साथ जो है अभिषेक आप वहां जानकारी जुटाइए, हम आपके पास दोबारा लौटेंगे। अभी हम फिलहाल अपने मेहमानों के पास चल रहे हैं और जरा उनसे जानकारी। एलन राव साहब, आपका इतना लंबा अनुभव इस केस में, जो अब तक जानकारी आ रही है और कहा गया है कि कुछ हड्डियां मिली कल जब वहां जंगलों में छानबीन की गई, उसके अलावा कुछ ब्लड स्पॉट्स मिलने की बात है, लेकिन अभी मोबाइल नहीं मिला, वो हड्डियां किसकी ये नहीं पता, जिस हथियार से काटा गया वो अभी तक नहीं मिला है। क्या जो चीजें अभी तक दिख रही हैं वो पर्याप्त हैं आफ्ताब को कल्प्रिट घोषित करने या साबित करने के लिए? देखिए सुशांत जी, अभी इन्वेस्टिगेशन की अर्ली स्टेज है और ये इस स्टेज में जितना अभी तक हुआ है, आई थिंक पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम पूरे अपनी तरीके से पूरा कोशिश कर रही है और से ज्यादा इसमें एविडेंस इकट्ठी करने के लिए। अभी तक जितना हुआ है, देखिए आप कितना टीडीएस जॉब है कि 6 महीने पुराना मर्डर केस है, उसको किस प्रकार से कड़ी जोड़ना इतना आसान काम नहीं है। और उसके बाद भी उसकी हड्डियां जैसे मिली है वो तो मिल गई है, लेकिन बाकी और भी कुछ शरीर के टुकड़े मिलने हैं। और 6 महीने के बाद उस अक्यूज को याद रखना कि वहां जंगल में कहां पे उसने फेंकी, और वो फेंकी हुई 6 महीने के बाद वो कोई जानवर खा गए हो या कहीं और मिसप्लेस हो गई हो या कहीं और इधर उधर हो गई हो या उसको याद नहीं हो, तो ये कितना मुश्किल काम है। लेकिन मैं समझता हूं कि दिल्ली पुलिस की जो टीम इन्वेस्टिगेशन कर रही है वो अपने सही रास्ते पर है और ठीक ठाक इसमें एविडेंस होगी। और जो एविडेंस अभी तक मिली है, हड्डियां मिली है, फ्रिज में खून मिला है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एविडेंस है, फिजिकल एविडेंसेज है। राव साहब, अगर हड्डियां जो मिली वो अगर डीएनए सैंपलिंग से पता चल जाए कि श्रद्धा की ही हैं, तो क्या ये कोर्ट में इससे साबित होगा कि भाई इस आदमी की निशानदेही पर हड्डियां मिली, इसलिए ये माना जाना चाहिए कि इसी ने मारा होगा? यस देखिए, एक इंडियन एविडेंस एक्ट में ये साबित ये प्रोविजन है कि अगर मुलजिम कोई कस्टडी में कोई बयान देता है उसका बयान माननीय नहीं होता है, लेकिन कस्टडी में ऐसा बयान देता है कि जिसकी बयान के बाद कोई डिस्कवरी होती है, कोई रिकवरी होती है, वो वाला पार्ट उसका इंपॉर्टेंट होता है। और इसके इंस्टेंस पे वो हड्डियां मिली है, डीएनए टेस्ट में वो हड्डियां श्रद्धा की साबित हो जाती है, तो ये पक्की बात हो जाती है कि इसने इस मर्डर से कनेक्टेड है। इसके इंस्टेंस के ऊपर वो हड्डियां मिली है, तो ही इज कनेक्टेड विद दिस इन्वेस्टिगेशन। संजीव देशवाल साहब, मुझे एक बात बताइए, अभी हम सारी बातें इस पर कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं कि जो हड्डियां मिली अगर वो श्रद्धा की साबित हो गई और इसने बयान में बताया इसकी निशानदेही पर मिली, तो हम पुलिस उसको कनेक्ट करके और सबूत के तौर पर पेश करेगी। फर्ज कीजिए वो हड्डियां श्रद्धा की नहीं निकली, जो आदमी इतना शातिर है कि फ्रिज खरीद के ला रहा है, रात भर सर्च कर रहा है गूगल पर और उसके बाद चीजें कर रहा है, मान लीजिए वो पुलिस को गुमराह कर रहा हो और हड्डियां श्रद्धा की न साबित हो पाए, फिर केस किधर जाएगा और फिर आफ्ताब का क्या होगा? देखिए, मैं डे वन से इस बात को कहने की कोशिश कर रहा हूं कि पुलिस अपना काम अच्छा कर रही है और उसको करना भी होगा क्योंकि उसकी ड्यूटी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने देखा है कि लैक ऑफ कहते हैं जो एविडेंसेस होते हैं उसकी वजह से कई बार अपराधी छूट जाते हैं। इस केस में ऐसा देखने में आया है क्योंकि जब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई, इन्वेस्टिगेशन के दौरान ना तो आपको वो हथियार मिला जिससे उसने काटा, बॉडी के पार्ट्स मिले। अभी बॉडी के जो पार्ट्स मिले हैं वो ये पक्का नहीं पता कि वो कहते हैं श्रद्धा के ही हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि हत्या होने के बाद और अपराधी के पकड़े जाने से पहले के बीच में जो 6 महीने हैं, उस 6 महीने में अपराधी ने बहुत ही स्मार्ट एक कहते हैं
क्रिमिनल की तरह काम किया है, कहते प्रोफेशनल क्रिमिनल की तरह काम किया है कि बॉडी को कैसे काटना है, बॉडी को कैसे छुपाना है। काटने के लिए उसने अपने ही प्रोफेशन को चुना, क्योंकि वो शेफ था, उसको पता था कि बॉडी को चॉप कैसे किया जा सकता है, और उसके लिए उसने वो हथियार भी खरीदे। देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान हमारे पास चेन ऑफ जो एविडेंसेस हैं, उसके अंदर सर्कमस्टेंस एविडेंस तो बहुत सारी हैं, लेकिन कंक्रीट एविडेंस, जैसे हम ठोस एविडेंस कहते हैं, वो अभी कहीं मिसिंग है। जैसे वो ठोस एविडेंस इस केस में क्या होना चाहिए? ठोस एविडेंस वो होती है जो इसकी जितनी भी स्टेटमेंट है उसको पूरा कर दे। जैसे कि वहां जो बॉडी के पार्ट्स मिले हैं वो श्रद्धा के ही निकले, जो उसके घर के अंदर ब्लड के स्टेन्स मिले हैं किचन के अंदर, वो श्रद्धा के ही निकले। क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जिस घर में वो रहता है, वो घर 10 बाई 12 का कमरा है, उसके अंदर 300 लीटर के फ्रिज की कोई जरूरत नहीं थी, उस घर में कोई एसी नहीं है, कोई कहते हैं आपका कूलर नहीं है, और लेकिन वो फ्रिज लेके आता है। ये सब सर्कमस्टेंस एविडेंस है। इसमें एक और चीज है, देखिए अभी हम ये नहीं कह रहे कि पुलिस अच्छी जांच नहीं कर रही, पुलिस अच्छी जांच कर रही है, लेकिन उनके लिए भी मुश्किल है क्योंकि 6 महीने का वक्त बीता है। अब कहा जा रहा है किचन में ब्लड के स्टेन मिले हैं, और दूसरी तरफ कहा जा रहा है कि उसने बाथरूम में बैठकर काटा है ताकि ब्लड जो है वो बह जाए और काटने की आवाज बाहर ना जाए। तो किचन तक खून के धब्बे कैसे गए, इसको लेके भी कोर्ट के अंदर सवाल उठेगा ना। अगर देखिए, इन्वेस्टिगेशन में यही सारे पॉइंट्स हैं कि मैंने हमेशा कहा कि अपराधी कई तरीके के होते हैं। कुछ अपराधी होते हैं कत्ल करते हैं, भाग जाते हैं, कुछ कत्ल करते हैं और सबूतों को मिटाते हैं। एक अपराधी ऐसा होता है जो मुझे आफताब लग रहा है कि कत्ल करते हैं, उसके बाद वहां से कहते हैं पूरे एविडेंस मिटाते हैं, और उसके बाद बी प्लान तैयार करते हैं कि खुदा ना खास्ता कभी भी अगर हम पुलिस की गिरफ्त में आए तो हमने पुलिस को मिसगाइड कैसे करना है, क्योंकि इसमें आला हथियार नहीं मिल रहा है, इसके अंदर बॉडी के पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। मिले हैं तो कौन कह सकता है कि वो बॉडी पार्ट्स अभी श्रद्धा के हैं, क्योंकि वो इतना बड़ा ठीक है, आप कह रहे वो इतना शातिर है, उसने प्लान बी तो जरूर तैयार किया होगा। इसलिए अभी ये कह देना कि मामला सॉल्व हो जाएगा, सजा मिल ही जाएगी, ये थोड़ी जल्दबाजी होगी। जयंती दत्ता जी, एकदम सामान्य सा लड़का दिखता है, इसके दोस्त कह रहे हैं श्रद्धा के सामान्य था जब मिले उससे, वो अगर इतना ग्रूसम क्राइम कर रहा है तो उसका दिमाग क्या सामान्य हो सकता है? और क्या यह संभव है कि जो डिटेक्टिव साहब कह रहे हैं कि अगर इतना शातिर है तो उसने प्लान बी तैयार किया होगा और वो पुलिस की मदद नहीं उनको गुमराह कर रहा होगा? देखिए, एक होता है मेंटली इल, एक होता है मेंटली सिक। दिस पर्सन इज मेंटली सिक, ही हैज स्किज़ोइड टेंडेंसीज, लेकिन स्किज़ोफ्रेनिक नहीं है। अगर ये स्किज़ोफ्रेनिक होता, अगर ये साइकोटिक पेशेंट होता, तो ये इस तरह से क्राइम को अंजाम नहीं दे पाता। लेकिन कहीं कहीं साइकोपैथिक स्ट्रिक जरूर है, क्योंकि जिस तरह से ग्रूसम मर्डर इसने करी, उसको अंजाम उसने दिया। अब आप भूलिए मत, पीटर मुखर्जी, इंद्राणी मुखर्जी, उसमें भी, उस केस में भी काफ़ी चर्चे में मैं शामिल थी। मेरा पूछना था कि ड्राइवर की निशानदेही पे आप एक स्पॉट पे पहुंचते हो, वहां से आपको बोन्स मिल जाते हैं, सुटकेस मिल जाता है। नाउ ये जो लड़का है, ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट देता जा रहा है। ऐसे शातिर लोग जो होते हैं ये स्टेटमेंट चेंज करते हैं। लेकिन इंटरोगेशन में पढ़ाती रही हूँ ऑफिसर्स को, तो उसमें एक कंपोनेंट ये होता है कि जब आप इंट्रोगेट करते हो, आप अकेले नहीं होगे, आपके साथ 2 पुलिस ऑफिसर्स होंगे, प्लस आपका मैजिस्ट्रेट बैठा होगा साथ, कि जब ये स्टेटमेंट दे रहा है इंट्रोगेशन के साथ, मैजिस्ट्रेट का सिग्नेचर वहां पे होना बहुत जरूरी है। दूसरी बात, ये लड़का बॉडी डिस्पोज ऑफ करता था एक ही जगह, 2 बजे रात के अगर जाता था, मैं ये नहीं मानती कि वहां पे किसी ने उसे देखा नहीं। आप अगर उस लड़के को सिर्फ 2 दफे ले गए हो वहां पे, दैट्स नॉट इनफ। आप अगर 3rd डिग्री इस्तेमाल करते हो और उसको ले जाते हो उस जंगल पे, वो आपको निशानदेही दिखाएगा कि किस स्पॉट तक जाता था। आई डोंट थिंक वो बहुत इंटीरियर तक जाता होगा अपना। आपको लग रहा है ये लड़का पुलिस को गुमराह कर रहा है? बिल्कुल। दूसरी बात, प्लीज डोंट कट मी हियर, दिस इज वेयर आई हैड रेज्ड एन ऑब्जेक्शन। जब आपने किसी का कत्ल किया, ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स, ब्लड तो आपने धो दिया, चलिए केमिकली वॉश कर दिया। इसने कहा कहीं पे, जो मैंने सुना मीडिया के थ्रू, कि इसने ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स जो है स्वीपर के उसमें डाल दिया था। दैट स्वीपर इज अ वेरी कार्डिनल कंपोनेंट ऑफ द विटनेस। आप उसको घेरिए। लोकल स्वीपर अगर था, उससे पूछिए कि क्या तुम्हें ऐसा कपड़ा मिला। अगर कपड़ा मिला है, स्वीपर माइट नॉट नो किसने डाला है, लेकिन
बोलेगा तो सही कि हाँ मुझे मिला, दैट्स अनदर एविडेंस। रेफ्रिजरेटर आपको मिली, रेफ्रिजरेटर आपने केमिकली वॉश कर दिया, कोई बात नहीं, रेफ्रिजरेटर के इंटीरियर पार्ट्स में आपको एविडेंस मिल जाएंगे। और जब ये सीक्वेंशियल स्टेटमेंट with evidence corroborate होते हैं, I don't think the narco is needed in such kind of cases। जब वो स्टेटमेंट दे रहा है, कपिल नार्को कक्कड़ की जरूरत ही नहीं है। कपिल कक्कड़ साहब, क्या आपको भी लग रहा है कि ये आदमी, ये लड़का शातिर है, पुलिस को घुमा रहा है, या वो वाकई सच सच बता रहा है और अचानक सारे तार जुड़ेंगे और इसका क्राइम साबित हो जाएगा? देखिए, ये शातिर उस हिसाब से थोड़ा सच थोड़ा झूठ बोल रहा है। मैं कल आप लोग की टीम के साथ गया हूं और इसको ये पता है इसने कितना सच बोलना है, कितनी देर तक बोलना है और उसको झूठ के साथ कैसे करना है कि पुलिस को तो ये एक तरह से ही बाइंग टाइम कि कहीं ना कहीं पुलिस भी फ्रस्ट्रेट हो। दूसरा, ये वहां पे टॉर्चर नहीं चाहता, ये चाहता नहीं है कि इसको सेल में टॉर्चर किया जाए, तो ये इस तरह से उनको आधी अधूरी इंफॉर्मेशन दे रहा है। कल मैं रात को 2 बजे वहां पे गया था, आपकी टीम के साथ मेरे ख्याल से मैं गया था, और मैं आपको ये बता सकता हूं वहां जाने के बाद, ये रात को 2 बजे वहां जा ही नहीं सकता कोई भी सेन इंसान। सेन क्या, इनसेन इंसान भी। कल हम लोग वहां पे कोई 1 घंटा थे, इतना डीप हम लोग गए हैं, हमारे पास 5-5 टॉर्च थी, और मोबाइल की तो टॉर्च वहां काम ही नहीं करती, और वहां पे सांप का इतना खतरा है, इतने कांटे हैं, इतनी तरह की चीजें हैं। तो अगर इसने वहां पे बॉडी डिस्पोज ऑफ करी भी है, तो यहाँ तो इसने अर्ली मॉर्निंग करी है 4-5 बजे, क्योंकि गर्मियों का टाइम होगा, थोड़ी वहां रोशनी होगी। यहाँ इसने करी है तो 10-11 बजे। ये जो 2 बजे वाली थ्योरी है, ये बिल्कुल दूर दूर तक सच नहीं है। तो यहीं से पता चलता है। और मैं एक और चीज आपको बताऊं, अगर इसने बॉडी पार्ट्स वहां फेंके भी हैं, तो इसने शायद 1 बार फेंके हो, 2 बार फेंके हो। ये जो थ्योरी है बोल रहा है कि मैं 18 बारी फेंके हैं, इससे भी मुझे आई एम नॉट कन्विंस्ड। क्योंकि जैसे मैं कह रहा हूं, क्योंकि अगर आप मॉर्निंग के टाइम वहां जाएंगे, आफ्टरनून के टाइम आप जाएंगे, आपको वहां गांव वाले दिखेंगे, कोई बहुत सारे आपको बच्चे दिखेंगे। जैसे अभी डॉक्टर जयंती ने कहा, ऐसा हो ही नहीं सकता कि किसी ने आपको ये शक है कि इसने या तो समय गलत बताया है, या हो सकता है इसने कहीं और फेंका हो और ये पुलिस को कहीं और लेकर गया है? तो ये फैक्ट को डिस्टॉर्ट कर रहा है। जैसे मैंने शुरू में कहा, आधा सच बहुत झूठ, उस हिसाब से ये आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। और मैं आपको एक और चीज बताऊं, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट ही इज गोइंग टू गेट आउट ऑफ दिस। क्यों? क्योंकि हमारी जुडिशरी, हमारा ये लूप होल है। और आपने बहुत अच्छी स्टोरी आज कवर करी, वो जो लड़की थी जिसका रेप हुआ था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने बरी कर दिया, हाई कोर्ट ने कन्विक्ट किया, लोअर कोर्ट ने। हमारे यहाँ पे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की कोई वो ही नहीं है, वैल्यू नहीं है। आपको क्यों क्लिंचिंग एविडेंस चाहिए जब सब कुछ आपको सामने सर्कमस्टेंशियली प्रूव हो रहा है? नहीं तो उस बेचारी को किसने मारा, ये सुप्रीम कोर्ट बताता है, ये कोई डिफेंस लॉयर बताता है, ये कोई पुलिस वाला बताता है। अगर पुलिस के पास सारे एविडेंसेस हैं, चाहे वो, पर कपिल जी, हो सकता है ये कोर्ट में ये पलट जाए और अगर ये कह दे कि भाई वो लड़की मरी है, ये कैसे साबित हो रहा है? अभी तो बॉडी पार्ट्स मिले हैं और साबित हो कि श्रद्धा की डेथ हुई है, ये बॉडी पार्ट्स उसके हैं, ये साबित करना होगा। कल को ये अगर साबित ना हो और ये लड़का पलट जाए कि मुझे तो पता ही नहीं श्रद्धा कहां है, ये तो श्रद्धा के केस में मुझे फंसाया जा रहा है, तब क्या होगा? बरकत रेहान, क्या ये हो सकता है आपके हिसाब से? ये केस किधर जा रहा है? जी, सबसे पहली बात तो ये बहुत ही दुखद घटना है। जब से हम लोगों ने इसके बारे में सुनी है, चर्चा रुक नहीं रही है। दुखद इस हद तक है कि ये जो है दहशी, दरिंदा, इसके लिए जो भी शब्द यूज किए जाए वो कम है। लेकिन निडरता देखिए कितनी है कि जब पुलिस ने अरेस्ट किया तो हंस रहा था लड़का, आराम से सो रहा है। प्लानिंग, आप बी प्लान बोल रहे हो, मैं तो बोल रही हूँ CDE, बहुत सारे प्लान है इसके दिमाग में। दूसरा, इसको कोई सपोर्ट आ रहा है, जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे हैं वो ये कह रहे हैं, जो मैं बिल्कुल स्पष्ट बात कह रही हूँ कि ऐसे मर्डरर्स को बहुत हैं, ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट हैं जो इन्हें सपोर्ट करते हैं और इनकी फंडिंग आती है, जहां पे इन्हें बताया जाता है कि चाहे बड़े से बड़ा लॉयर करना पड़े, हम तुम्हें निकाल लेंगे, हम तुम्हें बचा लेंगे। तो कोई डर खौफ नहीं है। अब निकिता तोमर के केस में क्या हो गया? डे लाइट में तो मर्डर हुआ था, तो क्या फांसी की सजा हो गई इन्हें? यहां पे तो कोई एविडेंस इतना ज्यादा प्रॉपर, वो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के ऊपर क्या काम होते हैं हमारे देश में हम सब जानते हैं। दर्दनाक घटना है, लेकिन फिर भी हर लड़की कहती है मेरा अब्दुल ऐसा नहीं। तो सोच विचार करने की बात यह है कि हर अब्दुल ऐसा ही है, तो आप क्यों नहीं ऐसे
आगे क्यों बढ़ती हैं? मैं इसमें लड़की का भी कसूर निकालूंगी, जो लिव इन में रहती रही, मारती रही, पिटती रही, रोज पिटती रही और उसने आवाज नहीं उठाई। वो चुपचाप ये क्यों सहती रही कि शायद एक दिन ये बदल जाएगा? उसके पिताजी को सारी बातों का पता था कि ऐसा हो रहा है। क्यों नहीं पहले उन्होंने एहसास किया कि कहीं लड़की ही ना मर जाए, कहीं कुछ ऐसा डिजास्ट्रस ना हो जाए? बाद में आज हम लोग सब लोग शोक मना रहे हैं, लेकिन क्या लड़की वापस आ सकती है? ठीक है, ये हमने भी कल मुद्दा उठाया था कि अगर लड़की को दिख रहा था कोई हिंसक हो रहा है, भाई अगर कोई आप पर हाथ उठा रहा है, डे 1 उसको बोल दीजिए ये नहीं चलेगा, ये बर्दाश्त नहीं होगा जी। और ये भी श्रद्धा को करना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि वो है नहीं तो आदमी ये तो नहीं कह सकता कि उसने किया क्यों नहीं किया, क्या हुआ। लेकिन मुझे एक बात बताइए एलन राव साहब, पूरी जो स्टोरी चल रही है अभी वो इस बात पर चल रही, मैं लव जिहाद पे नहीं जा रहा बरकत रेहान जी, मैं उस पर अभी नहीं हूं। एलन राव साहब मुझे एक बात बताइए, पूरी स्टोरी जो हम डिस्कस कर रहे हैं वो इस पर कर रहे हैं कि श्रद्धा का मर्डर हुआ, इस लड़के ने जो बातें बताई हैं वो सही हैं, जो हड्डियां मिल रही हैं वो श्रद्धा की हैं, जो ब्लड के कुछ निशान मिले हैं वो साबित कर दें कि वो श्रद्धा के खून के निशान हैं। लेकिन फर्ज कीजिए कि हथियार नहीं मिला, ये हड्डियां श्रद्धा की साबित नहीं हुई, वो खून के निशान मान लीजिए साबित नहीं हो पाए, फिर पुलिस कैसे साबित करेगी कि श्रद्धा का मर्डर हुआ भी है या नहीं? ये लड़का अगर कल को कह दे कि श्रद्धा कहां है मुझे नहीं पता, आप लोग कह रहे हैं कि वो मारी गई है, तो ये कैसे साबित होगा कि श्रद्धा वाकई मर चुकी है? देखिए सुशांत जी, ये बिल्कुल सही है, ये केस में कोई आई विटनेस तो है नहीं, टोटल केस सर्कमस्टांशियल एविडेंस पे है, और जो आपका संदेह है ये बिल्कुल यही होने वाला है। जब ये वकीलों की सलाह में जाएगा तो वकील लोग कहेंगे तुमने मानना ही नहीं है, जो पुलिस में मान लिया। पुलिस में मानने के बाद जो मैंने दफा 27 एविडेंस एक्ट की बात की वो रहेगी, उसके अलावा बहुत से ऐसे सर्कमस्टांशियल और साइंटिफिक एविडेंस इस केस में रहेंगे। हमें वी शुड बी पॉजिटिव, अभी हम मैंने कहा अभी इन्वेस्टिगेशन बाकी है, वी शुड बी पॉजिटिव, और मैं समझता हूं कि इस केस में बहुत कुछ ऐसी और सर्कमस्टांशियल और साइंटिफिक एविडेंस आएगी इसमें। अभी जैसे ब्लड के सैंपल जरूर वहां मिले हैं और इंटीरियर पार्ट्स ऑफ फ्रिज, और जैसे आप किचन में कहा वहां ऐसे ब्लड के सैंपल हैं, और उससे ये साबित होगा ये ब्लड श्रद्धा का है, और कहीं ना कहीं हड्डियों से कनेक्टेड भी, अभी हड्डियां कई सर्च खत्म नहीं हुई है, हो सकता है मिल जाए। और इसके बाद सीडीआर जो कॉल डिटेल रिकॉर्ड्स हैं इसके, और उसके बाद सोशल मीडिया पे ये एक्टिव रहा उसके फोन से, तो ये कई चीजें ऐसी आएंगी जो कि, और फिर कुछ विटनेसेस हैं जिनके बारे में कुछ कहा, कई लोगों ने कहा कि ये मेरे को मारता पीटना है, जिनके सामने श्रद्धा ने कुछ बोला, अपना राज भी उसने अपना डिस्क्लोज किए हैं, तो वो उनके विटनेसेस हैं। तो मैं समझता हूं कि ये भले ही वो कोर्ट में जाके मानेगा नहीं, ये तो मैं पक्का कह रहा हूं, वो कोर्ट में नहीं एडमिट करेगा कि मैंने किया है, और ये भी कह सकता है कि हाँ मैंने श्रद्धा को नहीं मारा और श्रद्धा का मुझे पता नहीं कहा है, लेकिन जो एविडेंसेस हैं उनसे बचना इसके लिए ठीक है। आप कह रहे एविडेंस है जयंती जी, एंटीसीडेंट देखिए, वो बच्ची इसके साथ रहती थी, उसको आप डिनाई नहीं कर सकते, यू हैव एनफ प्रूफ। बिल्कुल। नाउ द प्लेस वेयर ही वाज स्टेइंग, नेबर का मैंने इंटरव्यू देखा है जिसने इंटरवीन करने की कोशिश करी कि इनके बीच झगड़ा होता था, ये झगड़े के भी आपको एविडेंस मिल गए। कॉन्सिक्वेंस, वो बच्ची जो रहती थी तुम्हारे साथ, आप लैंडलॉर्ड को पूछिए जब इसने रेंट किया आपका फ्लैट कितने लोगों के लिए किया, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स उसने साइन किए, कितने लोग उसके साथ रहेंगे। उसके बाद एडल्ट लड़की जिसने एक मैसेज किया मेरे को यहां से बचा लो, फ्रेंड के पास उसने मैसेज दिया, दैट इटसेल्फ इज अ कॉन्क्रीट एविडेंस। नाउ द होल बॉडी हैज डिसअपियर्ड। अभी मैंने पीटर मुखर्जी वाला केस जिक्र किया, अगर ये बॉडी डिसअपियर हो गई है और वो कह रहा है कि चलिए कितने बजे भी उसने डिस्पोज ऑफ करे, अगर बॉडी के पार्ट्स कुछ भी मिले, सबसे पहली बात जयंती जी मेरा एक प्रश्न है यहाँ पे, बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है जो मैं अभी राव साहब से भी पूछ रहा हूं। हम सारी चर्चा इस बात पर कर रहे हैं कि बॉडी के पार्ट जो मिले हैं वो श्रद्धा के हैं। मैं आपसे ये कह रहा हूं अगर ये साबित ही ना हो पाए कि बॉडी के पार्ट श्रद्धा के हैं, वो खून के निशान श्रद्धा के बॉडी ब्लड सैंपल से मैच ना करें, तो मैं कह रहा हूं कि पुलिस कैसे, भाई वो कहेगा कि कहां श्रद्धा मुझे पता ही नहीं। आप देखिए डीएनए, मैं आ रहा हूं, डीएनए पे आप जाएंगे ना, तो डीएनए को तलाशने के लिए बहुत सारे स्टेप्स हैं। अगर आप वहां पे चूकते नहीं है, आपको डीएनए सैंपल मैच मिल जाएगा। क्यों? क्योंकि इतनी बड़ी लाश उसने इतनी सी छोटी बाथरूम में कहां पे, किस स्लैब के ऊपर रख के उसने काटा। सबसे पहले पुलिस शुड यूज ऑल द टेक्निक्स, ऑल द टैक्टिक्स टू नो वेपन कहां से उसने खरीदा था। दैट विल बी अनदर एविडेंस। संजीव देसवाल जी, क्या आपको लग रहा है कि बॉडी अगर नहीं मिली या साबित नहीं हुआ कि बॉडी के ही पार्ट्स हैं, मैं अभी
हाइपोथेटिकल बात कर रहा हूं, क्योंकि अभी बॉडी है नहीं, अभी कुछ नहीं। अभी हम जितनी बातें सुन रहे हैं और जितनी बातें बता रहे हैं संजीव जी, ये सारे पुलिस के सोर्सेस से हैं। पुलिस भी सामने आकर ये सारी बातें कि ये हुआ, ये नहीं बता रही है। अभी पुलिस जांच ही कर रही है। मान लीजिए बॉडी नहीं मिली, फिर ये कहानी, ये पूरा केस किधर जाएगा? देखिए, इन्वेस्टिगेशन के दौरान दो बातें बड़ी क्लियर है कि क्या हमारे पास ठोस एविडेंस है या नहीं। अगर मान लीजिए ठोस एविडेंस हमारे पास नहीं है तो क्या केस कहते हैं किसी दिशा में नहीं जाएगा? जाएगा, क्योंकि हमारे पास सर्कमस्टेंस एविडेंस भी बहुत सॉलिड है। उसमें से सबसे जो सॉलिड सर्कमस्टेंस कहता है एविडेंस है वो ये है कि उसने अपने मोबाइल पे, इंटरनेट पे सर्च किया कि ब्लड को कैसे मिटाया जाता है, हटाया जाता है, धोया जाता है, और उसके बाद वो केमिकल खरीद के लाया, केमिकल उसके घर में मिला। ये अच्छा, मैं काउंटर प्रश्न करता हूं। मान लीजिए मैं आफ्ताब का वकील हूं, मैं आपसे मान लीजिए काउंटर प्रश्न करता हूं। आपने देखा कि भाई उसके गूगल सर्च में ये मिल रहा है कि ब्लड सैंपल कैसे हटाए जाते हैं, उसने सर्च किया। वो कहेगा मैं शेफ था, मैंने किसी मुर्गी को काटा, मैंने किसी बकरे को काटा, उसका ब्लड लगा हुआ था, मुझे उसका सैंपल हटाना था, उस हटाना था, मैं सर्च कर रहा। सर्च करने से कैसे पता चलेगा सर? अब मैं आपको बताता हूं, एक सर्कमस्टेंस एविडेंस एक है, ये ऐसी 10 सर्कमस्टेंस एविडेंस हैं। आप शेफ हैं, शेफ नाइफ यूज करता है, आरी यूज नहीं करता, नंबर 1। तो आरी मिली कहां सर? आरी मिली नहीं, लेकिन स्टेटमेंट मिल गई है। मैंने आरी खरीदी, लेकिन आरी किस लिए खरीदी ये कैसे साबित होगा? मैं बता रहा हूं। आरी खरीदी, देखिए उसने एक स्टेटमेंट दी है कि मैंने बॉडी को काटा, ये उसकी स्टेटमेंट है। उस स्टेटमेंट को कनेक्ट कर रहा है वो इंसान, वो शॉपकीपर, कि मेरे से इसने आरी खरीदी। ये एक सर्कमस्टेंस एविडेंस है। नंबर 3। नहीं, एक मिनट अभी रुकिए, मैं दर्शकों के लिहाज से पूछ रहा हूं। वो गया कोर्ट में, वो पलट गया, मैंने ऐसा बोला ही नहीं कि मैंने आरी से काटा है। मैं कह रहा हूं, अरे पर ये तो सारी स्टोरी, मैं जयंती जी, मैं कह रहा हूं ये तो पुलिस कह रही है, पुलिस को भी तो साबित करना होगा। कपिल जी मुझे एक बात है, एक मिनट, मैं कपिल जी को लेकर आ रहा हूं। कपिल जी, अगर वो पलट गया और कह रहा है कि भाई मैंने ये सब बातें नहीं बोली जो मीडिया में आ रही हैं, जो पुलिस बता रही है, पुलिस के सोर्सेज बता रहे हैं, फिर आप कैसे कनेक्ट करेंगे चीजों को? अभी तो देखिए, आप ही ने बहुत सारे प्रश्नों के थ्रू क्लीन बोल्ड कर दिया। जब एक डिफेंस लॉयर आएगा मैदान में, वो किस किस तरह की कमियां केसेस में निकालेगा, इन्वेस्टिगेशन में निकालेगा, और उसका आप इन लोग के पास जब जवाब नहीं होगा, वहीं पे चीजें फंसती है। इस देश में ये सब चीजें क्यों ज्यादा होती है? क्योंकि हर दूसरा आदमी को पता है कोई ना कोई वकील उसको बचा लेगा, कोई बचाने वाला है, इसलिए उसको ये कॉन्फिडेंस आता है, ठीक है, चाहे चोरी करो, चाहे किसी को चीट करो, चाहे आप कत्ल तक कर दो, हम लोग कहीं ना कहीं देर सवेर बच जाएंगे। और आपको उसकी बॉडी लैंग्वेज से भी पता चल रहा है वो जेल में है, वो बहुत ही काम है। और मैं आपको, जो आपने पहले सवाल पूछा कि वो लड़की ने इसको छोड़ा क्यों नहीं, देखिए ये लड़का इमोशंस इसके बहुत कंट्रोल्ड है, और ये इतना मैनिपुलेटिव है, ये अपने वो वाला साइड दिखाता है जो वो उस टाइम किसी को कन्विंस और इन्फ्लुएंस कर सके। आपको मैं बताऊं, बॉम्बे में जो इसका फ्रेंड था, उस लड़की ने, जब इसने उसको था, लड़की को, जब ये वायलेंट हो गया था, उसने अपने दोस्त को बुलाया था और इसने सबको कन्विंस कर लिया पुलिस को मत बुलाओ, और वो लड़की भी उसके साथ, और वो आज तक शादी करने को तैयार थी। तो ये जो इसका एक करिश्मेटिक पर्सनालिटी है, वही आपको, इसने जिस तरह से ये एविडेंसेस डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिस तरह से रिसर्च कर रहा है, ये बहुत कंट्रोल्ड इमोशंस का खिलाड़ी है, जिसको हर एक चीज बरखा जी, मैं एक सिंपल सी बात इतनी कह रहा हूं, अगर अभी तक की जो बातें निकल कर आई और वो सारी सही हैं कि एक आदमी एक लड़की जिससे वो प्रेम करता है उसको मार दे, इतनी हिम्मत रखे कि उसके 35 टुकड़े कर दे, इतनी हिम्मत रखे कि फ्रिज खरीद के लाए और उसको फ्रिज में रखे 2 महीने तक, और वहां एक दूसरी लड़की को उस कमरे पर लेकर आए। अगर उसके दिमाग में इतनी शांति है और वो इस सब को कर रहा है शांत दिमाग से, और वो प्लान बी ना बनाकर बैठा हो, और वो ये मान के बैठा हो कि पुलिस जिस दिन मुझे पकड़ेगी मैं सब बता दूंगा और पुलिस के साथ जंगल में जाकर दिखा दूंगा कि देखो मैंने हड्डियां और बॉडी पार्ट्स यहां फेंके, मुझे यकीन नहीं होता। नहीं, बिल्कुल नहीं होता। बरकत रेहान जी, कि प्लान बी और प्लान बिल्कुल सुशांत जी, मैं 100% सुशांत जी, मैं 100% आपके साथ सहमत हूं। मैंने यही बोला है कि लड़का बहुत ज्यादा शातिर है, और उसे ये भी पता है कि उसको बचाने वाले भी खड़े हैं उसके साथ, उसको डिफेंड करने वाले भी खड़े हैं। आप ये देखिए, कहां है प्लेकार्ड गैंग, कहां है रुदाली गैंग, कहां है अवार्ड वर्सी गैंग? इसका मतलब कोई भी
आवाज नहीं उठा रहा, उसे पता है कि बहुत सारे लोग उसका साथ देने वाले हैं, तो कभी भी मेरे से आप लिखवा लीजिए, डिस्कशन जितनी बारी मर्जी कर लीजिए, कुछ भी नहीं होगा। ये लड़का बाइज्जत बरी हो जाएगा कोर्ट में से। जिनकी डे लाइट में पूरा एविडेंस है, उनका क्या कर लिया हमने? ये फ्लॉज है, ये हमारे जुडिशियल सिस्टम। ठीक है राव साहब, एलन राव साहब, आपका अनुभव क्या कहता है? एक मिनट एलन राव साहब, अगर इस केस में आफताब को सजा होनी है तो क्या सब कुछ अब इस बात पर निर्भर है कि श्रद्धा की बॉडी या बॉडी के पार्ट्स मिलते हैं या नहीं? अगर नहीं मिले तो यह लड़का निकल जाएगा बचकर, क्या आप ये मानते हैं? देखिए, मैं सुशांत जी, मेरी 37 इयर्स की पुलिस की इन्वेस्टिगेशन की वो है, उसके बाद 8 साल से मैं वकालत कर रहा हूँ, क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस कर रहा हूँ। सबसे इंपॉर्टेंट बात हमारे कानून में ये है, जैसे हमारे देश का कानून है कि 99 बेगुना बच जाए, 99 गुनाहगार बच जाए, एक बेगुना सजा नहीं होनी, इस सिद्धांत पर हमारा है। लेकिन फिर भी मर्डर जैसे ऐसे सीरियस केस में अगर सर्कमस्टांशियल एविडेंस है, देखिए एक और मैं बता दूं, ऐसे केसेस में मान लो गवाह जो हैं, मान लो आई विटनेस हैं, वो भी अगर हॉस्टाइल हो जाते हैं, वो गवाही नहीं देते हैं, तो और सर्कमस्टांशियल और साइंटिफिक एविडेंस होती है, उसमें भी मैंने केसेस सजा होते देखे हैं। इस केस में सबसे इंपॉर्टेंट बात ये रहेगी जो मर्डर केस में मानी जाती है, लास्ट थ्योरी। आखिर बार श्रद्धा को किसके साथ देखा गया है? कई बार डेड बॉडी नहीं मिलती है, कई बार कोई भी एविडेंस नहीं होता है, फिर भी लास्ट सीन थ्योरी के ऊपर अगर लड़की नहीं मिलती है और उसके बाद ये साबित हो जाता है। तो राव साहब मुझे एक बात बताइए, दर्शकों की क्लैरिटी के लिए, राव साहब एक क्लैरिटी दीजिए, अगर किसी की डेड बॉडी मिली ही नहीं और ये आदमी अपने बयान से पलट जाए, तो क्या अदालत किसी को किसी के मर्डर करने के मामले में मौत की सजा दे सकता है जब उसका मर्डर हुआ या उसकी डेड बॉडी मिली ही नहीं? डेड बॉडी मिलना इतना इसमें जरूरी है कि डेड बॉडी मिलना चाहिए, मर्डर केस में बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑटोप्सी का भी बहुत, जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उसका भी बड़ा अहम रोल होता है। लेकिन इन सर्कमस्टांसेस में अगर डेड बॉडी नहीं मिली, उसके कुछ पार्ट भी मिल जाते हैं, स्केलेटन मिला है, पार्ट भी मिलना होगा ना सर। पार्ट मिल गया इसका मतलब आदमी मर चुका है, मर चुका है। लेकिन अगर पार्ट भी नहीं मिला, तब मैं आपसे पूछ रहा हूं, फिर केस खत्म? फिर मुश्किल है। क्यों जयंती जी, खत्म नहीं होगा? क्यों केस खत्म नहीं होगा? मैं आ रहा हूं, एक मिनट जयंती जी, फिर आपके पास। मैंने एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंस की बात कही, क्योंकि ये गई उसी के साथ थी, उसके बाद वहां से डिसअपियर हो गई, तो कहां गई आंसरेबल आफ्ताब विल बी। और उसके लिए ये जो बयान दे रहा है, ये बिल्कुल चेन में आप अगर इसको पिरोएं तो आप देखेंगे कि ऑल द स्टेटमेंट्स आर मैचिंग। ये ऐसे शातिर लोग जो होते हैं वो झूठ बोलते हैं, पुलिस को ये सिखाने की जरूरत नहीं है, वो आदी हैं, इंट्रोगेट करते हैं साइंटिफिकली। तो आई थिंक अगर वो बरकरार रखेंगे तो ये पूछना आफ्ताब से कि जिसको लेके आए थे वो गई कहां। लैंडलॉर्ड को रोप इन करिए, स्वीपर को मान लीजिए जयंती जी, मैं फिर काउंटर प्रश्न कर रहा हूं, मान लीजिए उसने कहा मुझे नहीं पता कहां गई, वो मुझसे झगड़ा हो गया, वो निकल गई, मुझे नहीं पता कहां गई। नहीं, आप कैसे कह सकते हो? चलिए नहीं पता, बट ये जो चीजें हैं आपके घर से मिल रही हैं, आपने रेफ्रिजरेटर खरीदा, कोई भी खरीदता यहाँ पे ब्लड स्टेन मिले, किसी और का मान लीजिए निकल आया होगा, किसका होगा? किसी का भी हो सकता है। मुर्गी की ब्लड इतनी नहीं होती, सुनिए एक सेकंड, मुर्गी की ब्लड इतनी नहीं होती कि आपको केमिकल खरीदना पड़े। पर केमिकल कहेगा मैं बाथरूम साफ करने लाया था, मेरे बाथरूम में गंदगी थी। फर्स्ट डे से मैंने देखिए जयंती जी, मैं सिर्फ काउंटर प्रश्न कर रहा हूं, ये क्राइम के पीछे साइकिक सपोर्ट देने वाले। जयंती जी, मैं सिर्फ काउंटर क्वेश्चन कर रहा हूं। कोर्ट के अंदर उससे बोला गया ये एसिड खरीद के लाया, बहुत सारे लोग बाथरूम एसिड से साफ करते हैं, इससे कैसे साबित किया होगा कि मैं किसी का मर्डर करके खून मिटा रहा था? ये सीक्वेंशियल चीज देखिए। अच्छा, दूसरी चीज जयंती जी, एक चीज और, अभी तक पुलिस कह रही है खून के निशान मिले हैं, नहीं, वो खून के निशान किसके, किसी को पता ही नहीं है। पता चल जाएगा, वो पता चल। आपने आरी खरीदी, आपने बॉडी चॉप ऑफ किया, आपने मान लिया इस चीज को। मैं फ्रिज खरीदने गया, इतनी बड़ी फ्रिज की जरूरत बेवजह खरीद ली आपने। अरे फ्रिज दुनिया खरीद रही है जयंती जी, फ्रिज खरीदने से मर्डर किया, ये कैसे साबित होगा? जजेस विल डेफिनेटली पे हीड, आई एम ए फैकल्टी देयर, मुझे पता है। संजीव जी, आपको लगता है सब फ्रिज खरीदना साबित कर देगा कि मर्डर किया? नहीं, खाली फ्रिज खरीदना नहीं बोला मैंने, श्रद्धा के साथ वहां पे रहना, लैंडलॉर्ड के साथ एग्रीमेंट क्या हुई वो देखिए, ठीक, प्लस उसने ब्लड स्टेन्ड क्लोथ्स कहां डिस्पोज ऑफ किए, आप इसको कैसे उड़ा देंगे? ठीक, एक मिनट संजीव जी, मैं सीधी एक बात पूछ रहा हूं,
अदालत के अंदर मान लीजिए, मैं अभी कह रहा हूं, देखिए अगर हड्डियां साबित हो गई श्रद्धा की हैं, फिर तो केस खत्म, सब जुड़ जाएगा। बिल्कुल। हम चर्चा ये कर रहे हैं, मान लीजिए हड्डियां नहीं मिली, क्योंकि ये लड़का इतना शातिर है, अगर इतना सब कुछ कर रहा है और पुलिस को उंगली पकड़ के ले जा रहा है कि चलो वहां फेंका था, ये यकीन नहीं हो रहा, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं कि कुछ मिला तो सही। नहीं, मैं कह नहीं, संजीव जी, मैं बस एक प्रश्न पूछ रहा हूं, मिलेगा जरूर, यकीन अदालत में अगर नहीं मिली डेड बॉडी, आफ्ताब के वकील ने कहा नहीं, डेड बॉडी हमें पीटर मुखर्जी के केस में भी नहीं मिली। मैं ये कह रहा हूं, अगर डेड बॉडी नहीं मिली वहां पे, आफ्ताब के वकील ने कहा श्रद्धा जिंदा है, फिर श्रद्धा जिंदा हो, देखिए एक बात को समझना होगा, ये सारी चीजें कमरे के अंदर से नहीं मिलते, इतनी इन्वेस्टिगेशन चल रही है कमरे के अंदर, ये सारी चीजें, हमारे पास वायलेंस का एविडेंस आपके पास है, एविडेंस नहीं होती हैं। नहीं, लेकिन अगर मर्डर केस के अंदर हमारे पास कंक्रीट एविडेंस नहीं है, लेकिन चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंसेस हैं, जैसे कि इस केस के अंदर हो गई। आप कैसे कह सकते हो कि गायब आ रहा हूं कपिल जी, आ रहा हूं जी, संजीव जी, जब हमारे पास चेन ऑफ सर्कमस्टेंस एविडेंस यहां पे एक नहीं है, यहां पे दो नहीं है, यहां पे बहुत सारी हैं। वजह यह है कि कल जब मैं आपकी टीम के साथ वहां पे जाता हूं, मैं उस रूम को देखता हूं, उस रूम का जो साइज है, उस रूम के साइज को कोई जस्टिफाई नहीं कर सकता कि जिस रूम के अंदर जून के अंदर आपके पास ना एसी है ना कूलर है, लेकिन 300 लीटर का फ्रिज वहां बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि फर्स्ट फ्लोर पे रहता है, फर्स्ट फ्लोर की जो सीढ़ियां हैं वो मात्र 2.5 फुट 3 फुट की हैं, जिससे कि 300 लीटर का फ्रिज वहां से चढ़ाना अपने आप में एक टास्क है। ये जो चेन ऑफ एविडेंस है कि आप खून मिटाने के लिए कुछ सर्च करते हैं, उसको खरीदते हैं, आप आरई खरीदते हैं। संजीव जी, अब मेरा फिर एक काउंटर प्रश्न सुनिए, मेरा एक काउंटर प्रश्न सुनिए। मैं ये कह रहा हूं, अगर कल को उनका वकील कहे श्रद्धा को मार दिया, ठीक, बिल्कुल, श्रद्धा की डेड बॉडी वहां पर पड़ी हुई है, ठीक, अगले दिन जाकर ये फ्रिज खरीद कर ला रहा है, उसके बाद फ्रिज के दुकानदार ने कहा होगा कि आप जाइए, हम डिलीवर कराएंगे, कुछ घंटे बाद फ्रिज आया होगा। फ्रिज चूंकि आप खुद कह रहे हैं सीढ़ी इतनी संकरी है कि खुद से तो चढ़ाया नहीं होगा, तो जो लोग चढ़ाने आए उनमें से किसी को भी बदबू नहीं आई क्या? वहां जो बाद में लड़की आई उसको कोई शक नहीं हुआ? उसकी वजह थी क्योंकि 18 तारीख को कत्ल किया गया है, 19 तारीख को डिलीवरी ली गई है, कहते हैं फ्रिज की, मात्र 24 घंटे भी नहीं हुए थे, और उसने उस बॉडी को चॉप करके, हो सकता है, देखिए ये एक कहते हैं आइडियाज है कि ऐसा हो सकता है कि उसने पॉलिथीन के अंदर उनको डाल के अच्छी तरह कस दिया, और पॉलिथीन के अंदर अगर आपने 3-4 रैप कर दिए तो महक तो निकल नहीं आएगी 24 घंटे के अंदर। ठीक है, कपिल जी आपको जोड़ना चाह रहे, कपिल जी। नहीं, मैं ना ये मुझे संजीव जी थोड़े बदले से लग रहे हैं। नहीं कपिल जी, आप बदले में नजर आ रहे हैं मेरे को। कल कपिल जी आप देखिए, इसका मतलब इस केस में छेद है, तभी आप लोग बदल रहे हैं, तभी आप लोग बदल रहे हैं। कपिल जी बोलिए। ठीक है, एक मिनट, कपिल जी का, अच्छा कोई बात नहीं, उनको बोलने दें। कपिल जी बोलिए। जब ये फॉरेस्ट में मेरे साथ आधा दिन परसों मेरे साथ घूमे हैं, उस टाइम ये शुरू से बोलते रहे ये कोई एविडेंस नहीं है, इससे कुछ नहीं होगा, हमें जब तक वो आरी नहीं मिलेगी तब तक हम। मैं आज भी ये कहता हूं सर, मैं आज भी कहता हूं कि सर्कमस्टेंस एविडेंस इज नॉट अ वेरी सॉलिड एविडेंस, बिकॉज जब तक हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं है तो सॉलिड एविडेंस अगर नहीं है तो लैक ऑफ इन्वेस्टिगेशन में, लैक ऑफ एविडेंस की वजह से मुजरिम निकल जाते हैं। ये मेरा कल भी था, ये मैं आज भी कह रहा हूं, लेकिन जब हमारे पास ठोस एविडेंस नहीं होंगे तो हमें सर्कमस्टेंस एविडेंस के बिहाफ पर ही उसको सजा करानी पड़ेगी। आपको समझ। ठीक है कपिल जी, मैं आपसे पूछती हूँ सिन्हा साहब कि आप एक लड़की के साथ एक फ्लैट में जाते हो, चलो कोई बात नहीं, चले गए, रेंट एग्रीमेंट होता है, आप रेंट पे लेते हो, वो चलो वो भी कोई बात नहीं, आपने उसके साथ झगड़ा किया, वो मैरिज के लिए, वो बोलती वो मैरिज के लिए मुझे परेशान करती थी और उसको पसंद नहीं था कि मैं दूसरे औरतों के साथ बात करता था, ये भी बेकार ऐसी बात उसने ऐसे ही बता दी। उसके बाद वो बॉम्बे से उसको लेके आया यहाँ पे, वो भी बेकार ऐसी बात है। नाउ द थिंग इज व्हाई डिड शी कंप्लेन टू अ फ्रेंड ऑफ हर्स कि मुझे ये ब्रूटलाइज कर रहा है, मुझे यहाँ से निकालो, वो भी आप उड़ा दीजिए। लेकिन हाँ, डेफिनेट मैं जयंती जी सिर्फ इतना कह रहा हूं कि भाई कोर्ट में उनका वकील कहेगा कि 2020 में इसने अपने दोस्तों को बताया कि ये मुझे मारता है, उसके बाद उसने 2022 में उसका मर्डर किया, 2 साल उसके साथ रहने के बाद अगर वो इतना खतरनाक था, ये प्रश्न उठेंगे। मैं कह रहा हूं, मेरे पास एक वक्त इतना ही था, मुझे जाते जाते हाथ उठाकर बताइए अभी तक जो केस है इसमें कितनों को लग रहा है कि आफ्ताब को सजा होगी? हाथ उठाइए। आपको लग रहा है? मुझे लग रहा है। और राव साहब आपको लग रहा है सजा होगी?
सिर्फ तारीख पे तारीख, कुछ 3 नहीं लोगों को होगा। अभी यानी कुछ नहीं संजीव जी होगा, को, तारीख पे तारीख। बरखा जी को और कपिल जी को 50-50 लग रहा है अभी। 50-50 लग रहा है। संजीव जी को 50-50 लग रहा है। मैं कन्विंस्ड हूं। जयंती जी कन्विंस्ड हैं कि सजा होगी, राव साहब भी कन्विंस्ड हैं। हम एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। इस पूरे केस पर हमारी नजर रहेगी, अपडेट देंगे। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।